किसानों के हित में कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। रबी सत्र के लिए प्रदान की जाएगी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। यूरिया डीएपी के नहीं बढ़ेंगे दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमत का देश के किसानों पर नहीं पड़ेगा असर। अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री राम मंदिर का करेंगे उद्घाटन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने किया निमंत्रित। पीएम मोदी ने कहा, खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं। भारत ने की कनाडा में कुछ श्रेणियों के लिए फिर से वीजा सेवाएं शुरू करने की घोषणा। प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा की सेवाएं कल से होंगी शुरू। सुरक्षा के मद्देनजर ये सेवाएं की गई थी रद्द। राज्यों में चुनाव प्रचार तेज। छत्तीसगढ़ में भाजपा की 4 उम्मीदवारों की एक और सूची। कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 विधानसभा क्षेत्रों के बदले उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एमपी के नरसिंहपुर से भरा नामांकन। सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए तैयार गोवा। कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में 10,000 एथलीट 43 खेल स्पर्धाओं में करेंगे शिरकत। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रन से रौंदा। 24वें ओवर में 90 रन पर समेटी पारी। जैम्पा ने लिए 4 विकेट। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। फैसलों को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि एक बार फिर किसानों के हित में सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिनमें पोषण तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस के तहत बड़ी रियायत का ऐलान शामिल है। आगामी रबी सीजन जो हमारा 2023-24 का है, उसके लिए नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 20.82 रुपये प्रति किलो और पोटाश के लिए 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.99 रुपये प्रति किलो 1.89 रुपीज़ प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इसके लिए एनबीएस पर कुल 22,303 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय हो गई है। 22 जनवरी को रामलला नए बने राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। महासचिव चंपत राय ने आज राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, ट्रस्ट के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सहमति दे दी है। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इसके ट्रस्टी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। पीएम मोदी गुरुवार को महाराष्ट्र को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत अहमदनगर जिले में शिरडी से करेंगे, जहां पीएम श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे।
पीएम मोदी साईं मंदिर में नए दर्शन पंक्ति भवन का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को महाराष्ट्र को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत अहमदनगर जिले में शिरडी से करेंगे। वहां पीएम मोदी श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। पीएम मोदी साईं मंदिर में नए दर्शन पंक्ति भवन का शुभारंभ भी करेंगे। ये नया दर्शन पंक्ति भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गई है। इस भवन की आधारशिला अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। अभी हमारा जो ओल्ड क्यू कॉम्प्लेक्स है उसमें लगभग 6000 लोगों का हम होल्डिंग कैपेसिटी है और उधर सीटिंग कैपेसिटी नहीं है। उधर खड़े रह के उधर क्यू कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ता है और जब गर्दी दिवस में है ना, हमको इवन बाहर रोड में भी शेड में उसको खड़े करना पड़ता है। लोगों को, साईं भक्तों को बहुत तकलीफ होता था, इसलिए हमने संस्थान का ट्रस्ट बोर्ड ने ये निर्णय लिया अच्छा से उसको वेटिंग हॉल करके एक क्यू कॉम्प्लेक्स बांधने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उधर हम वेटिंग करने का अच्छा से उसको एक्सपीरियंस, बाबा का दर्शन का एक्सपीरियंस देने के लिए ये नया क्यू कॉम्प्लेक्स की वजह से मिल पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी नीलवंडे बांध का जल पूजन भी करेंगे। पीएम इसके बाएं किनारे के नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नीलवंडे बांध के पानी से 7 तहसीलों के 182 गांव को लाभ होगा। इसे करीब 5177 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। ये एक ऐसा बांध है जो पिछले 40 सालों से इसका काम चल रहा था और इससे जुड़े हुए करीबन 100 से करीब गांव हैं जिन किसानों ने आज तक कभी पानी देखा नहीं है। आज आई हुई राज्य में सरकार और केंद्र सरकार की मदद से इस बांध का काम अब पूरा हुआ है और अब इन सब किसानों के लिए पानी उपलब्ध किया जाएगा। तो उसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से उस डैम के ऊपर जाके होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ भी करेंगे, जिससे 86 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में लगभग 7500 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र में होंगे और खासतौर से शिरडी में होंगे तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को काफी इंतजार रहता है, ना सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने और सुनने का बल्कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं को मिलने का भी। अपने सहयोगी निश्चल श्रीवास्तव और कैमरामैन शारदा रंजन के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, शिरडी। गुरुवार से गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो रहा है। गोवा पहली बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले इन खेलों में कई नए खेलों को भी शामिल किया गया है। लगभग 10,000 एथलीट इन खेलों में शिरकत करने जा रहे हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होगा। इस बार राष्ट्रीय खेलों में 43 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10,000 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय खेलों में 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सर्विसेज की टीमें हिस्सा लेंगी। राष्ट्रीय खेल भारत में ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होने वाले मल्टी स्पोर्ट इवेंट हैं। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट पदक के लिए जोर आजमाइश करते हैं। 2023 संस्करण में कुल 43 खेल शामिल होंगे। इनमें ओलंपिक और पारंपरिक खेल शामिल हैं। गुजरात में आयोजित पिछले संस्करण में 36 खेल शामिल हुए थे। ऐसे में इस बार खेलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस बार राष्ट्रीय खेलों में लागोरी और गतका जैसे पारंपरिक खेलों को डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के तौर पर शामिल किया जाएगा। इस बार राष्ट्रीय खेलों के बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेपक टेक्रॉ, स्क्वे मार्शल आर्ट्स, कलरिपयट्टू और पेनकेक सिल्ट जैसे नए खेलों को मेडल कैटेगरी में रखा गया है। इन खेलों को सरकार की पारंपरिक भारतीय खेलों को बढ़ावा देने की पहल के तहत शामिल किया गया है। इसके अलावा यॉटिंग और ताइक्वांडो की वापसी हो रही है। पिछले राष्ट्रीय खेलों में इन्हें शामिल नहीं किया गया था। गुजरात के बाद गोवा, और गोवा हमेशा के लिए नया देने के लिए जाना जाता है, तो इसमें लगोरी जैसी गेम, मल्लखांब जैसी गेम, जो योगासन जैसी गेम, जो न्यू फ्लेवर, लोकल फ्लेवर, यहाँ के जमीन का फ्लेवर जो हम ऐड कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो लगोरी है या बाद में मल्लखांब है, ये लोगों को पसंद आएगा और निश्चित रूप से ये भी गेम मार्क इस नेशनल गेम में करेगा। गोवा में कई आयोजन स्थलों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी।
साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धा दिल्ली में आयोजित होगी। उद्घाटन समारोह के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को फतोरदा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ये पहला मौका है जब गोवा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। गुजरात में आयोजित पिछले संस्करण में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम चैंपियन रही थी। 37वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करने के लिए गोवा पूरी तरह से तैयार है और यह पहला मौका होगा जब गोवा इन खेलों की मेजबानी करेगा और ये स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है ओपनिंग सेरेमनी के लिए। देश के प्रधानमंत्री इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद होंगे। 10,000 से ज्यादा एथलीट इन खेलों में शिरकत करेंगे, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस बार कौन सा राज्य बाजी मारने में कामयाब होता है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, गोवा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव पर दिल्ली में दूसरी बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा कमेटी के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। भारत ने कनाडा में कुछ श्रेणियों के लिए वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की है। जिन श्रेणियों के लिए सेवाएं बहाल की गई हैं उनमें प्रवेश वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा शामिल हैं। ओटावा में भारतीय उच्चायोग की ओर से ये जानकारी दी गई है। इन सभी श्रेणियों के लिए वीज़ा सेवाएं कल से शुरू होंगी। सुरक्षा के मद्देनज़र ये सेवाएं रद्द कर दी गई थीं। इस दिशा में कनाडा द्वारा उठाए कुछ कदमों के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। हालात के निरंतर मूल्यांकन के आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे। जैसा उचित होगा सूचित किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्या कांति घोष ने बताया कि वित्त वर्ष 2027-2028 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 20 साल में हमारे देश की जीडीपी 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। हमारा हिसाब से इंडिया जापान को ओवरटेक कर लेगा बाई मार्च 2028। आईएमएफ को हिसाब से 2027 में, हमारा हिसाब में जो फिजिकल ईयर जो हम बोलते हैं, जो मार्च 2027 से अप्रैल 2027 से मार्च 2028 तक चलेगा, उसके अंदर इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। इसमें मैंने एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पुराना डेटा देखें, हमारा जो डॉलर रेट ऑफ ग्रोथ है वो अराउंड 9% है। उसके साथ अगर आप रूपी जो डेप्रिसिएशन होता है उसका अगर 1.5 से 2% लगा लेते हैं कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 11% होता है। तो अगर हम सिर्फ आज का दिन मान ले कि हमारा ग्रोथ ये 6.5% रहे और 11% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहे अगले 20-25 साल तक, उसका हमारा इकोनॉमी का साइज 20 से 25 ट्रिलियन होगा अगले 20 साल के अंदर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बढ़ते जाएगा और मुझे लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एज अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये हमको 3 साल 4 साल के अंदर ही हमको मिल जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मानसून का वितरण अच्छा रहा है, इसलिए फसलों पर ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अनिश्चितताओं के बावजूद महंगाई दर 5 से 5.5 के बीच रहती है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहा है, उसके लिए जो क्रॉप एकरेज होगा मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और इन्फ्लेशन के लिए हम काफ़ी आशा रखते हैं कि अगले 4-5 महीने में इन्फ्लेशन 5% और उसका नीचे भी रह सकते हैं। अगर 5 से 5.5% में इन्फ्लेशन रहे, मुझे लगता है कि वो जो इकोनॉमी एक जहाँ पर इतने ज़्यादा अनसर्टेनिटी, एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी है, डोमेस्टिक भी आपको अनसर्टेनिटी है, मुझे लगता है कि अगर इसके बाद भी इन्फ्लेशन 5% की और 5 से 5.5% के बीच रहे वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा अचीवमेंट होगा। डॉक्टर सौम्या कांति घोष ने पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष से पैदा हुई अनिश्चितताओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर हमारी घरेलू खपत मजबूत रहे तो हमारी अर्थव्यवस्था पर इन अनिश्चितताओं का असर नहीं पड़ेगा।
2022 में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, आज तक ख़त्म नहीं हुआ, फिर मिडिल ईस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो इसका कुछ हद तक असर तो मिलेगा। ग्रोथ के ऊपर कुछ मिल सकते हैं, हो सकता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट ग्रोथ हो रहा है गुड्स का उसमें थोड़ा सा कमी दिखाए, लेकिन जो अच्छा चीज़ है कि हमारा सर्विस एक्सपोर्ट्स काफ़ी अच्छा हो रहा है। फिलहाल अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, हमको उम्मीद है कि बाहर का जो एक्सटर्नल कंजम्पशन है अगर उसको डोमेस्टिक कंजम्पशन उसको उससे ज़्यादा गुना बढ़े, ग्रोथ के ऊपर हमारा ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बने रहे उसके बाद भी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते हवा का स्तर खराब हो चुका है। पिछले 2 दिनों से प्रदूषण का सितम लोगों पर जुल्म ढा रहा है। वायु प्रदूषण से जनता परेशान है। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर प्रदूषण पर लगाम लगाने में लापरवाही का आरोप लगाया है। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी की शुरुआत अभी नहीं हुई है, लेकिन वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब हो गया है। AQI खराब होने से राजधानी में सुबह हो या शाम घर से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है। प्रदूषण से परेशान आम जनता का कहना है कि हर साल दिल्ली प्रदूषण की मार झेलती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। गले में इन्फेक्शन सा हो रहा है, थोड़ा केजरीवाल सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए प्रदूषण के बारे में। हर बार प्रदूषण होता है, केजरीवाल जी कुछ करते नहीं है। गले में खराश सी हो जाती है, जुकाम सा हो ही रहा मेरे को, तबीयत सी तो ऐसी हो रही है। ये धुआं तो ये मतलब हो ही रहा गाड़ियों का। सरकार से यही मांग है जी प्रदूषण कम करो इसे। ये सरकारें कहती पंजाब से आ रहा है, ये पराली से आ रहा है, फलाने से आ रहा है, बाकी तो प्रदूषण तो है ही, उसको तो रोकना अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बात आम आदमी की सरकार है तो भाई लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति या लोगों के प्रति उनको सरकार को कुछ करना चाहिए पोल्यूशन के लिए। हर बार ही ऐसे ही टाल देती है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश हो रही है, यही सब हो रही है। दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता और NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि प्रदूषण के मुद्दे पर हमने बैठक रखी थी, लेकिन बैठक में प्रदूषण का विषय आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री भाग खड़े हुए। उपाध्याय ने कहा कि केजरीवाल पराली का बहाना बनाना छोड़ें और जमीनी स्तर पर काम करें ताकि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से निजात मिल सके। आपसे जब पूछा जाएगा कि यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आपकी भूमिका क्या है, आप इसके बारे में जवाब दीजिए, तो आप जवाब नहीं देंगे। तो अगर आप कोई जवाब ही नहीं देंगे और केवल आप मीटिंग से भाग जाएंगे, मीटिंग को एडजॉर्न कर देंगे, एडजॉर्न जब आप कर देते हैं, चूंकि आप चेयर कर रहे हैं, बीइंग ए CM आपको चेयर करने का अधिकार मिला है, तो आप चेयर करते हैं तो आप इसका मतलब विकास में बाधा बन जाते हैं। मौसम विभाग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों के दौरान आम तौर पर मौसम के कारक आंशिक राहत के साथ लगभग ऐसे ही बने रहेंगे। ऐसे में लोगों को प्रदूषित हवा से पूर्ण राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली की आबोहवा बीते 2 दिन से सेहत के लिहाज से काफ़ी खराब रही। मंगलवार को राजधानी में प्रदूषण का स्तर कम रहा, हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार यानी खराबी दर्शाया गया। इससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अभी राजधानी वासियों को प्रदूषण से राहत मिलने के आसार कम ही है। मौसम विभाग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार को उत्तर पश्चिम से हवाएं चलने के साथ आसमान में हल्की धुंध रहने की आशंका है। मेरे सहयोगी कैमरामैन शिव सुमन के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा से देश के उत्थान के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव को बेअसर करने की अपील की है। IIT दिल्ली में छात्रों को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि तेजी से बढ़ते भारत को अब कोई रोक नहीं सकता है। देखिए DD न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट। दिल्ली IIT में छात्रों को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत की नजर 2047 तक शीर्ष स्थान पर पहुंचने की है और भारत के युवा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये सब प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के कारण है कि भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक हम हर तरह से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। By the time you reach 2047, it is your responsibility to neutralize all anti-Bharat narratives.
दुनिया ने G20 में भारत की अभूतपूर्व प्रगति को देखा। उपराष्ट्रपति ने कहा, दुनिया हमारी ओर बहुत उम्मीदों से देख रही है। Be it United Nations, WTO, or the recently G20, from every global conference to conflicts across the globe, India's stand matters. Look at what happened in G20. All over the country, about 60 locations, 200 meetings, and we came out with their daily declaration. धनखड़ ने IIT दिल्ली के छात्रों को नए भारत के नए तकनीकी चमत्कारों को देखने के लिए आमंत्रित किया। धनखड़ ने कहा कि मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप पीएम संग्रहालय, नया संसद भवन, भारत मंडपम और यशोभूमि जरूर देखें। धनखड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति का कार्यालय आपके लिए ये सब व्यवस्था करेगा। विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज, दिल्ली। पुलिस के लिए 5G प्रौद्योगिकी के उपयोग पर राष्ट्रीय हैकाथॉन विमर्श 2023 के कर्टन रेजर का आज नई दिल्ली में आयोजन किया गया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक बालाजी श्रीवास्तव द्वारा हैकाथॉन विमर्श 2023 के टीजर और वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। Through this collaborative effort, we are aiming to consolidate the views of engineering students, startups, and the MSMEs on the 9 problem statements across the country for developing innovative and indigenous solutions by leveraging the strength of 5G technology for the law enforcement agencies or the LEAs of our country. The BPR&D plays a pivotal role in shaping the future of law enforcement and public safety, including the emerging technological matters. जम्मू कश्मीर के राजौरी में प्रवासी जनजातीय लोगों के पशुओं के लिए 20 से अधिक प्राथमिक चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। पशु भेड़ पालन विभाग ने जनजातीय प्रवासी लोगों के पशुओं के प्राथमिक चिकित्सा के लिए ये शिविर लगाए हैं। गुज्जर बकरवाल जम्मू और कश्मीर के पहाड़ों में रहने वाले प्रवासी आदिवासी लोग हैं। ये प्रवासी आदिवासी समूह भेड़ बकरियां पालते हैं। हर साल ये लोग गर्मी और जाड़े के चारा गांवों में आते जाते रहते हैं। जाड़े में जब पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है तो ये लोग शिवालिक की निचली पहाड़ियों में चले जाते हैं ताकि उनके मवेशियों को चारा मिल सके। अप्रैल के महीने में जब गर्मी शुरू हो जाती है तो ये वापस ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं जहां तब तक हरी घास उगाती है। इस दौरान कई मवेशियों को बीमारियां हो जाती हैं, जिसके बाद कई मवेशी मर जाते हैं। इन भेड़ों को बचाने के लिए पशु भेड़ पालन विभाग ने पशुओं के प्राथमिक चिकित्सा के लिए ये शिविर लगाए हैं। तो इनकी अपवर्ड माइग्रेशन के टाइम भी और डाउनवर्ड माइग्रेशन के टाइम भी हम इनकी सुविधा के लिए हम फर्स्ट एड कैंप्स लगाते हैं। तो हमारे जो डिफरेंट रूट्स हैं इनके, चाहे वो देरा गली हो, चाहे वो बिम्बर गली वाला रूट हो, या बाया बुदल हो या फिर बाया द्राल हो, उनके रास्ते में हमने हर जगह पे इनकी सुविधा के लिए फर्स्ट एड कैंप्स लगाए हुए हैं। तो मैं ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि हमने तकरीबन यहाँ पे 20 फर्स्ट एड कैंप्स लगाए हुए हैं इस राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। पीर पंजाल के ऊंचे इलाकों से वापस आने वाले गुज्जर और बकरवालों के यात्रा मार्गों पर राजौरी जिले के विभिन्न स्थानों में 20 से ज़्यादा पशुओं के प्राथमिक चिकित्सा के लिए शिविर लगाए गए हैं। राजौरी जिले के देहरा गली, थन्ना मंडी, दरहाल, सैम समित, पोथा सियाल, सुई कंडी, बुद्धल और कालाकोट क्षेत्रों में प्रवासी आदिवासी लोगों, गुज्जरों और बकरवालों के मार्गों पर प्राथमिक चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं। साथ ही इन शिविरों में आदिवासी प्रवासी लोगों के लिए शुरू किए गए विभिन्न योजनाओं के बारे में भी उन्हें जागरूक किया जाता है। सर, इनको हम मतलब समझाते हैं, अवेयरनेस करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे कैंप होते हैं हम कहते हैं वहाँ से दवाइयाँ लेनी है आपने। ऐसे भी हम इनको स्कीमों के बारे में भी बताते रहते हैं। अब जैसे ये डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो इंजेक्शन आया हुआ है, टीका जो लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, वो इनको करवाना चाहिए सर। तो पशु भेड़ पालन विभाग द्वारा लगाए गए प्राथमिक चिकित्सा शिविर से जनजातीय समुदायों के पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार आया है, जिसकी वजह से भेड़ों की मौतों में कमी आई है। भेड़ों के स्वस्थ होने से आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मेरी माटी मेरा देश अभियान अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। इसी क्रम में बागपत कलश यात्राएं निकाली गईं।
यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। इसके अलावा बाराबंकी, बहराइच और अलीगढ़ समेत दूसरे जिलों में कलश यात्राएं निकाली गईं। अभियान का प्रमुख उद्देश्य शहीदों को नमन करने के साथ लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना है। मेरी माटी मेरा देश अभियान देश भर में अमृत कलश यात्राओं के साथ अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। इस अखिल भारतीय संपर्क पहल का लक्ष्य देश के हर घर तक पहुंचना है। इसी क्रम में बागपत में गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ हर्षोल्लास के साथ कलश यात्राएं निकाली गई। कार्यक्रम में एकता, अखंडता और देशभक्ति की शपथ भी दिलाई गई। उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रमों की श्रृंखला आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में शुरू हुई थी। सभी गांवों से एक चुटकी मिट्टी और एक चावल इकट्ठा करते हुए जनता को जोड़ा गया। अभियान का प्रमुख उद्देश्य शहीदों को नमन करने के साथ लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना है। जो विभिन्न ग्रामों से हम लोगों ने एक चुटकी मिट्टी और एक चुटकी चावल जो इकट्ठा किया, जिसमें जनता को जोड़ा, राष्ट्र गौरव की, राष्ट्र भाषा की, राष्ट्र की संपत्तियों की, राष्ट्र की संस्कृति की जो उसकी पुष्टि की गई, उस क्रम में विभिन्न ग्राम पंचायतों से, विभिन्न नगरीय क्षेत्रों से यहाँ पर कलश एकत्रित हुए हैं। बाराबंकी जिले में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं और शिक्षिकाओं के साथ अमृत कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही पंच प्रण की शपथ भी दिलाई गई। शिक्षिकाओं और छात्राओं ने इस तरह की पहल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पहल बहुत शानदार है, क्योंकि हमारा देश ही माटी से जुड़ा हुआ है। शायद इसलिए हमारी जन्मभूमि कही जाती है, हमारा देश हमारी जन्मभूमि कहा जाता है। तो एक तरीके से वीरों को याद करने की एक अच्छी पहल है कि जगह जगह वीरों ने शहादत दी। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे सैनिकों ने जो बलिदान दिया, हमारे वीर जवानों ने, तो उसके उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा दिल्ली में एक वाटिका बनाई जानी है और इस मेरा माटी मेरा देश का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और आज हमारे स्कूल में भी इस कार्यक्रम के तहत मेरी माटी मेरा देश बहुत सारे प्रोग्राम को भी यहाँ पे किया गया है। वहीं बहराइच में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में इस अभियान के अंतर्गत गांवों से मिट्टी संग्रहण कर अमृत कलश भरे गए। महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह के नेतृत्व में महसी व तेजवापुर के दुर्गा पूजा पंडाल में पंच प्रण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों का सम्मान, सेल्फी अपलोड करने के साथ शहीदों को नमन किया गया। अलीगढ़ में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों द्वारा अमृत कलश यात्रा निकाली गई। परिजनों द्वारा अमृत कलश में मिट्टी और अक्षत डाले गए। सभी लोगों ने मिट्टी को नमन कर वीरों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के वीरों को सम्मानित करने के लिए 9 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था, जिसके तहत अदम्य साहस का परिचय देने वाले उन साहसी व्यक्तियों को वीर की संज्ञा दी गई, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान व्यापक पहुंच और महत्वपूर्ण जन भागीदारी के साथ उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विश्व कप के मुकाबले में बुधवार को ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 309 रन से रौंद दिया। मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 399 रन बनाए और नीदरलैंड्स को जीत के लिए 400 रनों का लक्ष्य दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने 44 गेंदों पर 106 रनों की तबाही मचाने वाली पारी खेल दी। नीदरलैंड्स की टीम जवाब में 21 ओवर में 90 रन पर ढेर हो गई। 309 रनों के बड़े अंतर से ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।